हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एजुकेशन अड्डा। आज हम आपके सामने नैतिक विकास का सिद्धांत लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जीन पियाजे, पावलो और स्किनर्स की थ्योरी कराई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसे लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। इनका जन्म 1927 ईस्वी से में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1958 ईस्वी में। ठीक है, ये कई बार पेपरों में आता है, सो अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नैतिकता का अर्थ। देखिए, इससे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें पता हो कि आखिर नैतिकता होती क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा, इस सिद्धांत को समझ पाएंगे कि जो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया है। सो पहले समझते हैं कि नैतिकता है क्या। नैतिकता जो है वो बच्चे में जन्म से नहीं होता। ठीक है, ये जन्म के बाद ही होता है। नैतिकता व्यवहार जन्मजात नहीं है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। ठीक है, जब बच्चा 10 साल का होता है, ठीक है, 4 साल से 10 साल के बीच में आता है, तब जाके उसमें थोड़ी थोड़ी नैतिकता आने लगती है। उसे पता लगने लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इससे पहले वो कुछ नहीं समझता। ठीक है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से हमें आस पड़ोस और स्कूल में ही जाकर नैतिक विकास होता है उसका। ठीक है, इससे पहले नहीं होता, क्योंकि जब वो आस पड़ोस में खेलने के लिए जाता है, ठीक है, या आस पड़ोस में लोगों से मिलता है, स्कूल में जाता है, तो उसे नैतिकता सिखाई जाती है कि बेटा ये काम गलत है, ऐसे नहीं करना, ऐसे बैठो, सीधे बैठो। ठीक है, तो ये सब क्या है? गाली नहीं देनी, तो ये सब नैतिकता ही सिखाई जा रही है ना। तो तब उसे थोड़ा बहुत पता लगने लगता है कि हाँ, क्या नैतिक है क्या नैतिक है, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों में डिफरेंस करने लगता है। जब जो बालक है जो जन्म लेता है तो उसे उसमें नैतिक और अनैतिक किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होता। ठीक है, बच्चा अच्छा और बुरा आचरण समाज में आकर ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो वातावरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सो आपको पता चल गया होगा कि नैतिकता क्या है। उसे यानी सबका निचोड़ यही है कि नैतिकता यही है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है। इसी में ही वो नैतिकता समझता है। जो काम उसके लिए अच्छा है उसमें नैतिकता को देखता है और जो काम उसके लिए बुरा है वो अनैतिक है। ठीक है, आगे देखिए, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या कहता है। कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके अंदर उन्होंने स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। 6 स्टेजेस बनाई है इसकी। ठीक है, और 6 स्टेजेस में इनको दो दो हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 स्तर मेनली इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, 3 स्तर में से दो दो स्तर में डिवाइड किया है। 6 प्रकार के इनके स्तर हैं। ठीक है, और ये सार्वभौमिक इसको बताया। क्यों बताया है? देखिए, सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह उसकी उसी स्टेज से होकर उसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो इंडिया का है उसमें नैतिकता है और जो किसी और कंट्री का है उसमें नैतिकता नहीं है। सभी बच्चों में नैतिकता आती है और स्टेज वाइज आती है। ये नहीं है कि किसी में एक साल एक पहली और दूसरी जो अवस्था है वो आ गई और उसके बाद दूसरी तीसरी अवस्था छोड़कर चौथी अवस्था में वो पहुंच गया। ठीक है, एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, उसी के अनुसार बच्चे में नैतिकता आती है। नैतिकता की अवस्था जो होती है, अंतिम अवस्था जो है, वहां तक पहुंचने में बच्चों की जो संख्या है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट स्टेज है नैतिकता की वो सभी बच्चों में नहीं आ पाती। ठीक है, और इसी से उनमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस मिलता है देखने को। आगे हम चलते हैं। जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके मेन स्टेज कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 10 वर्ष तक, प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाने की कोशिश की है ताकि जिन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है, जैसे पूर्व परंपरागत स्तर जो है या परंपरागत स्तर, इसको समझने में थोड़ी सी टिपिकल महसूस होता है, बट वही चीज इंग्लिश में लिखी होती है तो कई बच्चों को बहुत ही जल्दी फास्ट समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने दोनों चीजों को मिक्सअप करके दिखाया आपके सामने। अगला है देखिए, परंपरागत स्तर जो 10 से 13 वर्ष की उम्र होती है, इसे कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। थर्ड है उत्तर परंपरागत स्तर जो 13 से अधिक वर्ष की उम्र में के बच्चों में पाई जाती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, आपको पता चल गया 3 मेन इनकी स्टेजेस बताइए कोलबर्ग ने, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि पूर्व कन्वेंशनल जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है यानी पूर्व परंपरागत स्तर, उसमें क्या बताया गया है। देखिए, अब सभी को पता है, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई है और साथ के साथ इन्होंने इसकी आयु भी बताई है। ठीक है, एज बताया कि एज लिमिट क्या है। जो
पूर्व परंपरागत स्तर है वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है, आप सभी को पता है। इस स्तर के अंतर्गत उन्होंने 2 और स्टेजेस, सब स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी है देखिए ध्यान से। फर्स्ट ए पार्ट क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। सेकंड है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। तो ए पार्ट जो है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, इसमें क्या बताया गया है, कम आयु और अपरिपक्व होने के कारण, इनकी आयु 4 से 10 वर्ष की उम्र होती है, आपको सभी को पता है। ये आयु क्या है, कम है, और ये अपरिपक्व होते हैं, पूरी तरह से इनमें नैतिकता नहीं आई होती है, ठीक है। तो के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए, डर की वजह से, उन पे डर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर उनमें कोई डर है तो उस काम को फटाफट करके देंगे, ठीक है। अगर डर नहीं है तो वो उसमें आनाकानी करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, जैसे हमने बड़े जो लोग हैं, उनके माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी, कोई भी कोई काम कहते हैं कि बेटा ये काम कर दो या एक गिलास मुझे पानी ला कर दो, तो वो सोचते हैं कि दूं या ना दूं। उनके मन में इच्छा हुई तो दे देंगे, वन अन्यथा नहीं देंगे। और नहीं देने की कंडीशन में वो कब देंगे, अगर उन्हें डर होगा कि अगर मैंने उन्हें पानी नहीं दिया तो मेरी पिटाई हो जानी है, ठीक है। इसलिए इस अवस्था को आज्ञा एवं दंड की अवस्था भी कही गई है, ठीक है। लोगों ने, जो बड़े हैं, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया, ठीक है, कि बेटा ये काम करो, और अगर उन्होंने वो काम नहीं किया तो उनकी पिटाई हो जाएगी। इस डर से वो बड़ों का काम करते हैं, कहना मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को न किया जाए तो दंडित किया जाएगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपके सामने बताया है वही बात लिखी गई है। आगे हम चलते हैं, आपको, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था है क्या, ठीक है। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं, स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था में क्या बताया गया है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार जो है स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है, ठीक है। यानी उसको ये लगता है कि मेरी इच्छा किस तरह से पूरी होगी, उस चीज पे उसका ज्यादा फोकस रहता है। वो अपने आप के बारे में सोचता है, ठीक है। वो दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं है। उसका अगर काम निकलता है तो ठीक है, वो आपका भी काम करके देगा। अगर उससे उसको कोई फायदा नहीं है तो वो उस काम को करना नहीं चाहेगा। कहने का मतलब ये है अहंकार की जो अवस्था है, ठीक है, स्टेज ऑफ ईगो। तो इस अवस्था में यही बताया गया है कि इस अवस्था में जो बालक का व्यवहार है, वो स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरे का कि कोई भी इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, बैठे होते हैं क्लास में, और एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट से कोई कार्य करने की कहता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरा ये काम कर दो तो इसके बदले में आपको 10 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा, ठीक है, या चॉकलेट दूंगा, कुछ ऐसी उसको लालच देता है, ठीक है। जब उसे लगता है कि हाँ मुझे इससे कुछ मिलने वाला है, तो क्या करेगा, वो फटाफट उस काम को करने की कोशिश करेगा, और जब वो काम पूरा कर लेता है तो उसे चॉकलेट मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि बराबरी का लेन देन में वो विश्वास रखते हैं कि एक हाथ ले दूसरी हाथ दे, ठीक, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य, चाहे वो झूठ बोल के पूरा होता हो तो भी वो झूठ भी बोलने के लिए तैयार होता है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो झूठ भी बोल लेते हैं, चोरी करने तक भी बाज नहीं आते, ठीक है, वो चोरी भी कर लेते हैं। तो वह कार्य करता है तो उसमें उन्हें कोई अनैतिकता या नैतिकता का भाव नहीं पता होता कि ये मैं ऐसा करूंगा, झूठ बोलता हूँ या चोरी करूंगा तो इसमें ये अनैतिक है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से इस अवस्था तक जब आते हैं तो वो परिपक्व नहीं होते हैं उतना, ठीक है। इसलिए अगर उसका कार्य झूठ बोलने से भी पूरा होता है तो भी वो बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम खानी है उन्हें, तो कई प्रकार का बहाना लगाते हैं कि मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो, ठीक है, मुझे भूख लगी है, मुझे यही खानी है, जिद करने लगते हैं, झूठ बोलते हैं किसी कार्य के लिए। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे हमारे घर में कोई पड़ोसी है, उन्होंने कुछ दे दिया हमें खाने के लिए, कहते बच्चों को खिला देना या दे देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के हाथ का कोई भी चीज अगर आता है तो हम बच्चों को खाने नहीं देते, रोकते हैं कि बेटा कहीं भी कोई व्यक्ति आपको कोई चीज दे तो खानी नहीं है। उसको पता है कि नहीं खानी है, लेकिन फिर भी जब उसको भूख लगती है या लालच आता है तो क्या करेगा, वो खाने की कोशिश करता है, ठीक है। मम्मी पापा से झूठ बोलेगा, रसोई में जाके खा लेगा, ठीक है। यानी ये चोरी हुई ना, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो चोरी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, वो कार्य को कर लेता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है,
परंपरागत स्तर, ये सेकंड स्तर है हमारा, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज जिसे बोलते हैं। इसकी अवस्था क्या होती है, 10 से 13 वर्ष। इससे पहले जो प्री कन्वेंशनल स्टेज थी वो क्या थी, 4 से 10 वर्ष की आयु, ठीक। अब इसमें थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है। इस स्तर को भी हम 2 उप स्तरों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, प्रशंसा की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं। बी पार्ट है सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है, समाज के प्रति उसका कैसे सम्मान प्राप्त होगा, इस पे वो फोकस करने लगता है, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, ठीक। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, प्रशंसा की जो अवस्था है उसको देखते हैं। प्रशंसा की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करेगा प्रशंसा पाने के लिए करेगा, ठीक है। वो जो भी कार्य करेगा उसको ये लगेगा किससे मुझे प्रशंसा मिले, उसी कार्य को करने की कोशिश करेगा। जिसमें उसे प्रशंसा नहीं मिलेगी उस कार्य को वो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि 2 बच्चे हैं, वो पेंटिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। एक पेंटिंग जो बनाता है उसको उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा आपका तो पेंटिंग अच्छा नहीं है, दूसरे बच्चे को देखो उसने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, यानी उसको वहीं पे क्या कर दिया गया, हतोत्साहित कर दिया गया, ठीक है। जहां पे उसको मोटिवेशन की जरूरत थी उसको मोटिवेशन नहीं मिला, ठीक है, यानी उसमें क्या नेगेटिविटी आई, उसको उस प्रशंसा नहीं मिली, तो वो उस कार्य को वहीं नहीं करेगा, ठीक है, वहीं छोड़ देगा। और दूसरा बच्चा है उसको क्या मिली, प्रशंसा मिली, ठीक है, हमने क्या किया, उसको प्रमोट किया, ठीक है, उस कार्य को दोबारा करने के लिए मोटिवेशन मिला उसे, ठीक है, तो उससे उसको प्रशंसा प्राप्त हुई, तो क्या करेगा वो उस कार्य को और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस अवस्था से आपको पता चल गया होगा कि जो प्रशंसा, जो भी कार्य में उसको प्रशंसा मिलेगी वो उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, और जिस कार्य में उसको प्रशंसा नहीं मिलती उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे उसे प्रशंसा मिले, ठीक है, उस व्यवहार को ही वह नैतिक मानता है जिससे वो उसको प्रशंसा मिलती है, ठीक है। जिस कार्य में उसको प्रशंसा नहीं मिलेगी उसको अनैतिक मानेगा, और जिस चीज में उसको प्रशंसा मिलेगी उसको वो नैतिक मानेगा, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश पर निर्धारित होता है, ठीक है। उसके चिंतन का स्वरूप इस पर निर्धारित करते हैं कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है, ठीक है, घर परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई आए हमारे घर में पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो हमने क्या किया, नमस्ते बोला उनको, तो क्या कहते हैं, वो कहेंगे कि हाँ अच्छा बेटा खुश रहो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो इससे उनको क्या मिली, प्रशंसा मिली। इस प्रकार से वो क्या करेंगे, मोटिवेट होकर कोई भी आएगा उनको नमस्ते बोलेंगे, ठीक है। तो इससे प्रशंसा की अवस्था आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इस अवस्था में वो प्रशंसा चाहेंगे, ठीक है, कि किस कार्य को करूंगा तो प्रशंसा मिलेगी, किस कार्य को करूंगा तो प्रशंसा नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे चलते बी पार्ट पे, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है, ये सेकंड स्टेज जो का बी पार्ट है। इस समाज से उनका लिंक कैसे बनता है, उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होता है। इसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें वो समाज से लिंक रखने लगता है, उसे पता लगने लगता है कि कानून, न्याय ये सब क्या है, कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर ले सकते हैं जैसे कि लेडीज ग्रुप है, उसमें जो बड़े बच्चे हैं, जो बॉयज हैं वो जाना पसंद नहीं करेंगे, या जो समाज है वो भी उन्हें जाने की अनुमति नहीं देता है, बट जो छोटे बच्चे हैं चाहे वो गर्ल्स है चाहे बॉयज है वो जाके ग्रुप में बैठ सकते हैं, उन्हें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उन्हें नैतिक और अनैतिक के बारे में पता ही नहीं है कि हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि समाज के आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों के बारे में वो जानने लगते हैं, इस पे आधारित होने लगती है उनकी नैतिकता। यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले जो बालक है वो समाज को केवल प्रशंसा के लिए ही महत्व देता है। इससे पहली स्टेज जो थी प्रशंसा की अवस्था, उसमें वो क्या करता है, अपने आप से वो लिंक रखता है कि समाज उसको उसकी प्रशंसा कैसे करेगा, क्या काम करूंगा तो मुझे प्रशंसा मिलेगी और क्या काम करूंगा तो मुझे प्रशंसा नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में आके वो समाज से जुड़ चुका होता है थोड़ा बहुत, और वो समाज के प्रति सोचने लगता है कि मेरे समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो समाज के रूल रेगुलेशन को समझने लगता है। आगे देखिए, इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक होता है। समाज ने जिसे स्वीकृति दी है वो नैतिक है, और जिसे समाज ने स्वीकृति नहीं दी है वो अनैतिक है। इस बात की समझ उसे अच्छे तरीके से आ चुकी होती है।
ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो थर्ड स्टेज है उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 से अधिक वर्ष की उम्र होती है, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चा काफी बड़ा हो चुका होता है, उसको वो अच्छे तरीके से समाज से घुल मिल चुका होता है, उसको सामाजिक कर्तव्यों का पता चल चुका होता है। ठीक है। अब इसके भी 2 उप स्टेज बताए गए हैं, कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, ठीक, जिसको स्टेज ऑफ सोशल कंटेक्ट बोलते हैं, और बी पार्ट है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल या फिर इंट्रैक्शन स्टेज। ठीक है। तो इसके पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था में देखिए क्या लिखा गया है। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, कि वो समझने लगता है कि समाज के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं या फिर समाज का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो इस चीज को वो अच्छे से समझ चुका होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें। ठीक है, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। वो जो भी समाज के रूल और रेगुलेशन है उसको अच्छे से समझने लगता है और उसका पालन करने लगता है। ठीक है, और उसके प्रति समाज का क्या कर्तव्य है उसको ध्यान से समझ जाता है, अच्छे से समझ जाता है। अगर नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे क्या होगा, और अगर करता है तो क्या मिलेगा। ठीक है, इन चीजों को भी वो अच्छे से समझ चुका होता है। ठीक है, अगर वो नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। ठीक है, उसको अच्छा व्यक्ति नहीं समझा जाएगा। इन चीजों का उसमें डर पैदा हो जाता है। ठीक है, डर कह लीजिए या उसको समझ आने लगती है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि वो कुछ भी पहन के जाता है, अगर वो पैंट शर्ट डाल के जाता है, अच्छे से बन के जाएगा तो उसकी समाज में इज्जत होगी। अगर वो अच्छे से नहीं पहना ओढ़ा है या प्रशिक्षित नहीं है, अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी समाज में, इस चीज के बारे में उसको अच्छे से समझ आ चुकी होती है। परंतु इस अवस्था में यह समझ जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को बदला जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस स्टेज तक आते आते वो जो बच्चा है वो समझ जाता है कि जो सामाजिक जो नियम बनाए गए हैं उसको भी हम बदल सकते हैं अगर हम सही हैं तो। ठीक है, उनको समझा बुझाकर, उनकी सहमति लेकर ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि पहले क्या था, सती प्रथा है, बाल विवाह है। ठीक है, या फिर लड़कियों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, इन सभी चीजों को। ठीक है, उनमें समाज इसकी स्वीकृति नहीं देता था कि लड़कियां जाकर कहीं पे पढ़ें। ठीक है, कॉलेज में जाएं, स्कूल जाएं, उन्हें घर के काम पर ही ज्यादा फोकस दिया जाता था कि वो दूसरों के घर जाना है उन्हें, तो उन्हें घर के काम आने चाहिए, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसकी आवश्यकता उन्हें महसूस हुई, तो क्या हुआ, उन्हें पढ़ने जाने लगा। ठीक है, और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि लड़कों से आगे लड़कियां हो चुकी हैं पढ़ाई के मामले में। ठीक है, इसलिए यही कहा गया है कि अब धीरे धीरे वो प्रथाएं क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए, उनको समझ आने लगा कि नहीं, ये चीज गलत है, उन्हें भी पढ़ने दिया जाना चाहिए, सती प्रथा है वो भी गलत है। ठीक है, और वो चीज बदली। तो वही कहने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे कि सामाजिक सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है बी, जो कि क्या है, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल इंट्रैक्शन स्टेज। देखिए, इस स्टेज में क्या है, इस अवस्था में अपने मन से कार्य करने लगता है। ठीक है, जो बच्चा होता है वो क्या अपने मन की सुनने लगता है, उसके मन में जो नैतिक है और अनैतिक है उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। उसमें समाज से उसका लिंक थोड़ा कम हो जाता है, उसके लिए जो नैतिक है उस कार्य पे फोकस करने लगता है। ठीक है, वो समाज के लिए कार्य करने लगता है, समाज के हित के बारे में सोचने लगता है। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहने लगते हैं इसे, विवेक की अवस्था, क्योंकि वो उसकी खुद की सोच समझ जो विकसित हो चुकी होती है, उसे पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों में स्वयं की व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाती है, यानी वो खुद से सोचने लगता है। ठीक है, उसमें किसी दबाव की जरूरत नहीं होती, समाज पे थोपी गई कोई उसके ऊपर विचार नहीं होते, उसके खुद के विचार होते हैं। इतनी उसमें समझ आ चुकी होती है कि समाज की नजर में क्या गलत है और क्या सही है, या फिर मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है, अपने खुद की उसकी जो तर्क शक्ति है उससे समझ आ जाती है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइज, आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी ये थ्योरी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।